बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। कौन जीतेगा आदमपुर? जी हां, ये हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि अब आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। साथ ही अब जो दिन है वो बेहद नजदीक आ गए हैं। एक तरफ तमाम पार्टियों की बात की जाए तो अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुटी हुई ये पार्टियां नजर आ रही हैं और जीत का दम भी भर रही हैं। लेकिन सवाल हम यही उठा रहे हैं कि कौन जीतेगा आदमपुर। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर चर्चा। रिपोर्ट देखिए। बज गया चुनावी बिगुल। आदमपुर के लिए होगा महामुकाबला। 3 नवंबर अग्नि परीक्षा का दिन। कौन जीतेगा, किसकी होगी हार? आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो नेताओं की ओर से बयानबाजी और जीत के दावे करना भी लाजमी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत के दौरान आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। 3 तारीख को चुनाव होने आदमपुर के और प्रत्याशी तय होने वाला है। कमेटी तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी आदमपुर का चुनाव जीतेगी। आदमपुर की सीट को लेकर जब महामुकाबला होना तय है तो जीत के दावे करने से विपक्षी दल भी पीछे नहीं छूट रहे। कांग्रेस से पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने तो आदमपुर को कांग्रेस का गढ़ बताते हुए जीत का दावा कर दिया। ट्रेडिशनली हमेशा आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को पूरा समर्थन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में जब वोट पड़ेंगे लोग ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना आदमपुर में कोई काम करवाया, ना सरकार को भी उम्मीद है। पूरे हरियाणा में जो बदलाव की लहर चल रही है उसमें लोग बीजेपी और जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आदमपुर जीतने के लिए हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आदमपुर के जंग मैदान में किसे उतारेंगे, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों पार्टियों के लिए आदमपुर की सीट जीतना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से कुरुक्षेत्र के शाहबाद से पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हालांकि अनिल धनतोड़ी किस पार्टी में शामिल होंगे ये बात भी फिलहाल साफ नहीं। झज्जर से रमाकांत, फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, आदमपुर का उपचुनाव है, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि चर्चा के लिए आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर JS नैन जी जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे ही होगा। देखिए, आदमपुर उपचुनाव को लेकर तारीख का भी ऐलान हो चुका है। सबसे पहले शुरुआत तैयारियों से ही करेंगे। कितनी तैयार है बीजेपी और कैसी तैयारियां इस उपचुनाव को लेकर चल रही है? सृष्टि जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, हरियाणा में चलती है, पहले मारे सो जीते। और हमने जैसे चुनाव आयोग ने डेट तय की और हमने अपने चुनाव प्रभारी सह प्रभारी संगठनात्मक नियुक्तियां उसी दिन विदिन 3 आवर्स हमने लागू कर दिया और वो लोग मैदान में हैं। एक बात। दूसरी बात, संगठनात्मक ढांचे में जो स्थानीय लेवल पर जो काम होता है, हमारे यहाँ जो है वो मंडलों के और मंडलों से नीचे शक्ति प्रमुख और शक्ति प्रमुख से नीचे हमारे पास जो है बूथ की रचना और बूथ के नीचे पन्ना प्रमुख की रचना पर काम चल रहा है। वो केवल आदमपुर नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश भर में चल रहा है। लेकिन अब हम जब वहां तक हम पहुंचे हैं तो आदमपुर के संगठनात्मक ढांचे में थोड़ी और गति आके, क्योंकि वहां की अलग व्यवस्थाएं होंगी, और जब तक दूसरी पार्टियां यानी प्रतिद्वंदी पार्टियां, चाहे इनेलो हो, आप हो, कांग्रेस हो,
जब तक वो कुछ तैयारी करेंगे तब तक हम तो बहुत आगे निकल सके होंगे। इसलिए हरियाणा की जो कहावत है कि पहले मारे से जूते, वो हमने शुरुआत कर दी है। अब बाकी ये पीछे पीछे हमारे आते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे हमें रहना ही है, वो कोई बात नहीं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति, नेता और नीयत के ऊपर विश्वास रखकर जो सत्ता का एक जनसेवा के लिए जो हमें दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सजग रूप से 24 घंटे संगठनात्मक और सरकारी कामों के अंदर काम में लगी हुई है। चलिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे थे तारीख आने का, हमने शुरू कर दी है तैयारी और जनता भी समझ रही है क्योंकि बूथ लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। सृष्टि जी, आपको, आपके दर्शकों को, शास्त्री जी को, आपके विश्लेषक नैन साहब को मेरी तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं हो जी। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग अपने भीतर के रावण को मारेंगे और बुराई को मारकर अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अभी मेरे मित्र शास्त्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा बात कह दी कि पहले मारे सो मारे। भाई शास्त्री जी, यही बात आपने बड़ौदा में और ऐलनाबाद में कही थी। चुनाव घोषणा होते ही आपने प्रभारी नियुक्त कर दिए थे। आपने कहा हमने कैंडिडेट भी हमने पहले कर दिया और हमने तो तैयारी कर दी, बूथ लेवल पर कर दी, हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। और आपकी तैयारी क्या निकली? आप दोनों जगह हार गए। आपने कहा हम काम करते हैं, मोदी जी और खट्टर जी के प्रति विश्वास है, हमने काम किया है। आपने कैसा काम किया है? 2019 के बाद 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों में आपको जनता ने हरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं, कोई भी दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि आदमपुर में इन दोनों के बीच में ही मुकाबला होना है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए इनेलो भी लड़ेगी, आप भी लड़ेगी, उनका भी स्वागत है। परंतु चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। दोनों जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं और अपने दमखम से लड़ते हैं। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाएगी, कुलदीप बिश्नोई परिवार अपनी ताकत लगाएगा। हम कुलदीप बिश्नोई के अवसरवादी स्वार्थी राजनीति और फासिस्ट भाजपा के जन विरोधी सरकार के गठजोड़ के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। और हमने तो तैयारी जनता की पहले ही कर रखी है। हमारे वर्कर ही नहीं, जनता गांव गांव तैयार हो रही है कि अब की बार एक तीर से 2 शिकार करने हैं। कुलदीप बिश्नोई को भी सबक सिखाना है और साथ साथ भाजपा को भी सबक सिखाना है। तो हम तो तैयार बैठे हैं और हमने तो उम्मीदवारों की अपनी शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। हमने आखिरी 3 उम्मीदवार साहब, बिना कुलदीप बिश्नोई के संभव हो पाएगा? ऐसा है सृष्टि जी, कुलदीप बिश्नोई नहीं था तब भी हम लड़ते थे और कुलदीप बिश्नोई है तब भी हम लड़ते हैं। कोई कुलदीप बिश्नोई नहीं था तब भी हम सत्ता में आए थे। ये तो चलता रहता है राजनीति में। ये तो आप भाजपा से पूछिए कि इनका तो सारा दारमदारी कुलदीप बिश्नोई पर है। कुलदीप बिश्नोई बिना तो 0 है। हम तो कुलदीप बिश्नोई ने 3 उपचुनाव लड़े, उनके परिवार ने हमारे खिलाफ। हमने तो मुकाबला किया, 10 से 12 हजार वोटों से हम हारे, वो जीते। अब हमारे पक्ष में माहौल ये है कि जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार के परंपरागत समर्थक थे, अब वो हमारे साथ आ रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई की उल्टबाजियों से, बार बार इधर उधर जाने से लोग ही कहते हैं कि भाई ये तो बहुत हो लिया। अब ये लोग तो ना तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से संपर्क भी नहीं रखते और ये तो समझते हैं ग्रांटेड है आदमपुर, अब की बार इनकी गिरदावरी तोड़ेंगे। ये जनता कह रही है। अब फैसला भी जनता का होता है, दावा तो कोई भी कर सकता है, चमड़े की जबान है। पर जीतेगा कौन, ये तो 3 तारीख को जनता तय करेगी। अगर मेरे और शास्त्री जी के कहने से जीत होती तो आदमपुर में ना, बड़ौदा में शास्त्री जी की पार्टी जीत जाती, इलाहाबाद में शास्त्री जी की पार्टी जीत जाती और मेरी पार्टी इलाहाबाद में नहीं। लेकिन दावे तो पार्टियां ही करती हैं विद्रोही साहब, ये भी आप बखूबी जानते हैं। कोई नई बात तो है नहीं। मैंने तो सृष्टि जी कहा है, मैंने सृष्टि जी पहले ही ये कहा है कि चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, दोनों ही जीतने के लिए लड़ेंगे और अपना पूरा दमखम लगाएंगे। तो उसका तो मैं विरोध कर ही नहीं रहा। जब कोई जीतने के लिए लड़ेगा ही नहीं, पहले और बड़ी बात यह है कि विद्रोही साहब,
जब कोई जी। दावा करने का भी दम नहीं रखेगा, जब कोई यही नहीं दिखाएगा कि भाई हम तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जब कॉन्फिडेंस पार्टी के अंदर ही नहीं होगा तो फिर जीत तो दूर की बात है। चलिए ठीक है, मैं नैन साहब का समर्थन कर रहा हूँ जी मैडम, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। बिल्कुल विद्रोही मैं तो साहब, आपकी बात को काट ही नहीं रहा। मैंने कहा कि दावे कोई भी कर लो, हम मजबूत हैं, मजबूती से लड़ेंगे और जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी। मैं तो कह ही रहा हूँ बात। बिल्कुल बिल्कुल। नैन साहब, आप कैसे देख रहे हैं आदमपुर के इस उपचुनाव को? ऐसा है कि पहले तो आमतौर पर यह माना जाता था कि ये उपचुनाव जो है ना गुजरात और हिमाचल के चुनावों के साथ होगा, परंतु अचानक ही इलेक्शन कमीशन ने ये बाई इलेक्शन जो है ना वो 7-8 स्टेट में जो है ना वो डिक्लेयर कर दिए हैं। और हरियाणा में भी इन पार्टियों के लिए थोड़ा सा ये है कि एकदम ये हो गए तो ये थोड़ी सी उसमें जरूर है असमंजस में। परंतु अब क्वेश्चन पैदा ये है कि 3 तारीख को इलेक्शन होगा। अब 4 पार्टियां मेन हैं यहाँ पर जो इलेक्शन में भाग लेंगी। सबसे पहले मैं बीजेपी को लेता हूँ। बीजेपी जो है ना कुलदीप बिश्नोई के पास कैंडिडेट है, परंतु ये मानकर चलना कि कुलदीप बिश्नोई की वजह से हम जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट की मशीनरी भी होगी, पैसे की कमी नहीं है पार्टी के पास, संगठन बहुत अच्छा है इनके पास और एक ऐसा कैंडिडेट है जो कभी जीता नहीं। परंतु शायद आपको मालूम होगा कि जो पिछले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वहां पर उनका बेटा आदमपुर से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। क्योंकि जनता को हम हल्के में नहीं ले सकते, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक डेवलपमेंट की बात है, इस हल्के में कहते हैं कि डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई और रोडें, सड़कें, गलियां बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। हाँ। और डेवलपमेंट के नाम पे वहां जगह नहीं है। तो इसलिए अब कुलदीप बिश्नोई से लोग ये भी पूछेंगे कि आप इतने दिन से एमएलए हैं, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये वो कहेंगे कि मैं अपोजिशन में था, परंतु अपोजिशन में होते हुए भी आमतौर पर ऐसी बात नहीं है कि उस वहां डेवलपमेंट ना हो तो वहां पर डेवलपमेंट होगी। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो अपने आप को ये कहेगी कि जनता में हमें विश्वास है और जनता हमारे साथ है। परंतु अगर बीजेपी हार जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट, हाँ। तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो एक प्रतिष्ठा है वो डाउन हो जाएगी और लोगों में ये गलत मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, गवर्नमेंट का जो इंप्रेशन है जनता में खत्म हो चुका है। तो बीजेपी हर कोशिश करेगी हर तरीके से कि इस इलेक्शन को जीता जाए। तो साफ और थोड़ा सा लगता है साफ क्योंकि बचाने जैसा सवाल जो है वो बीजेपी पर आ रहा है, क्योंकि एक तो कुलदीप बिश्नोई शामिल हो गए हैं पार्टी में और गढ़ कहीं ना कहीं कहा जाता है आदमपुर को। गढ़ है, परंतु गढ़ तो मैंने टूटते देखे हैं। इलेक्शन का क्या माहौल बनता है इलेक्शन का, उस इलेक्शन लोग ये भी तो कहेंगे कि ये आज तक उसमें था, उस पार्टी को छोड़कर चला क्यों गया। तो कई चीजें होंगी इलेक्शन में, यानी इतना आसान इजीली तो आप नहीं ले नैन साहब, सकते। क्या समझना हमें यहाँ पर ये भी होगा कि ये गढ़ किसका है? कांग्रेस का गढ़ है या बिश्नोई परिवार का गढ़ है? वैसे मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का भी है और दोनों का था। कांग्रेस का अपना भी गढ़ था, क्योंकि शुरू से ही हम मुख्यमंत्री जो रहे हैं भजनलाल जी, वो कांग्रेस के थे और उनका गढ़ रहा। उसके बाद बिश्नोई, ये जो कुलदीप बिश्नोई है, वो भी ऑलमोस्ट जो है ना कांग्रेस में ही रहे हैं, उनका भी गढ़ है और अपना भी इस परिवार का भी प्रभाव है। क्योंकि जब तक चौधरी भजनलाल रहे उनका तो बिल्कुल क्लियर था कि कोई आंख उठा के नहीं देखता था, चाहे बाई इलेक्शन हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों में उनका परिवार जीता है। तो इसलिए आमतौर पर ये गढ़ तो दोनों का ही है। तो बीजेपी पूरा जोर लगाएगी उसको जीतने के लिए। परंतु एक चीज और भी है, लोग ये भी कहेंगे कि जो कुलदीप बिश्नोई है वो बिजनेस में ज्यादा है, पॉलिटिशियन कम है, क्योंकि बिजनेस ज्यादा करता है, कई चीजें हैं। और जब एक बार जीत जाता है, जीतने के बाद वो लोगों की समस्याओं को की तरफ ध्यान नहीं देता। तो उनके लिए, बीजेपी के लिए प्रेस्टीज का काम है। हाँ, हालांकि उनको ये एज है कि उनकी गवर्नमेंट है और ये प्लस पॉइंट हमेशा गवर्नमेंट के साथ होता है। लोग ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट इनकी है तो एक सीट है, उनको जिता दो ताकि डेवलपमेंट हो। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए भी एक प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि जिस समय हुड्डा साहब को ये पावर दी गई है और उनके पास उदय भान जी को जो प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनकी भी प्रेस्टीज इस ताक पर लगी हुई है। क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं तो ये उनकी प्रेस्टीज होगी कि हमने इलेक्शन जीत के दिखा दिया। और यदि वो उनका कैंडिडेट हार जाता है तो उनके जो विरोधी हैं कांग्रेस में, वही उनको जीने नहीं देंगे, वही सवाल करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगाएगी और हार जीत तो इलेक्शन के बाद कैसा ट्रेंड चलता है उसके बाद ही पता लगेगा कि हार जीत क्या होती है।
तो दोनों पार्टियां पूरी जोर लगाएंगी और मेन पार्टियां दोनों यही हैं। हाँ, जहां तक आम पार्टी है, आम पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से हरियाणा में अपनी एंट्री करें। वो पंजाब में जीतने के बाद हरियाणा की तरफ उन्होंने रुख मोड़ा है और यहाँ पर भी पूरी कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब कहाँ तक कितनी वोट उनको मिलेंगी, जीतने की तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वो कितनी वोट वो ले पाते हैं, ये जो अपने अरविंद जी हैं, केजरीवाल जी, उनके लिए भी एक प्रेस्टीज इशू है। उससे पता लग जाएगा कि आगे उनका क्या रुख रहेगा। आगे का इलेक्शन जो होगा 2024 का, उसमें विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन में क्या रुख होगा, ये उनका ट्रेंड बताएगा उसकी पार्टी को। और इनेलो भी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अभी वो एक रैली करके हटे हैं, बहुत अच्छी रैली थी, उसमें काफी लोग भी इकट्ठे हुए और वो भी कोशिश करेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। जीतना हारना बाद की बात है, परंतु वो भी ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जोर लगाएंगे कितनी वोट उनको मिलती है, क्योंकि वोट से ही पता लग जाएगा कि कितनी वोट मिली है। हारना जीतना तो बाद की बात है। तो चारों पार्टियों के लिए वोट वैल्यू भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। मैं शास्त्री साहब से जानना चाहूंगी, शास्त्री साहब, क्या डबल प्रेशर है बीजेपी पर ये उपचुनाव? देखिए, प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है। सहज स्वाभाविक रूप से ये चुनाव हम जीत रहे हैं और उसका कारण है, जैसे नैन साहब ने चारों पार्टियों के बारे में बताया, मैं भी कुछ चर्चा कर दूं। 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो कंपटीशन में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और जनहित कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर मुकाबला था और कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में जनहित कांग्रेस ने अपनी कुछ ऐसी स्थिति की थी कि उसके बगैर सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनकी उस पार्टी को तोड़कर और अनैतिक रूप से तोड़कर अपनी सरकार को चलाया था। आदमपुर की जनता उस बात को भी पहचानेगी। आदमपुर की जनता आम आदमी पार्टी की उस बात को भी पहचानेगी, जिन्हें पंजाब के चुनाव में खड़े होकर एक शपथ ली थी कि हम हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा को बूंद पानी नहीं देने की शपथ लेने वाले आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता कितना समर्थन देगी, ये भी जनता इस बारे में तय कर देगी। और इनेलो का रैली बड़ा होना कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास चौधरी देवीलाल का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, वो पार्टियों से ऊपर है। आज चौधरी देवीलाल को कोई पार्टियों की सीमा में देखकर हरियाणा का व्यक्ति कभी काउंटिंग नहीं करता, न उनके समय में करते थे। उनके जीवन की कितनी घटनाएं होंगी जो उन्होंने पार्टी लेवल से ऊपर का सामाजिक ताने बाने को डेवलप करने में काम किया था। तो चौधरी देवीलाल के नाम से उनकी जब कोई रैली होती है तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को या अभय सिंह चौटाला को पसंद करने वाले लोग ही नहीं होते, वो चौधरी देवीलाल को भी पसंद करने वाले, जो इनको पसंद नहीं करते, वो लोग भी होते हैं। वो एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, उसको आज आधार मानकर यदि अभय सिंह चौटाला और बाकी लोग यदि काउंटिंग करेंगे कि चौधरी देवीलाल की विरासत को हम देख रहे हैं, तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व एक अलग प्रकार का था। बेशक वो देश की राजनीति में रहे, लेकिन राजनीति से बड़ा कद उनका सामाजिक जीवन था। इसलिए उसकी रैली के आधार पर इनेलो कोई जगह बनाएगी, उसका भी मुझे कहीं कोई लगता नहीं है। और कांग्रेस की तो आप देखिए कि कांग्रेस तो जिस प्रकार से एक के बाद एक कितने घटनाक्रम, किस प्रकार का अनुशासनहीनता, कांग्रेस तो कह रही है कांग्रेस का गढ़ रहा है, उपेक्षा भाव, उनके आदेश भावना न मानना। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, गढ़ रहा तो सारा देश ही था ना जी। भाई सृष्टि जी, इस देश के अंदर 55 साल तक तो कांग्रेस को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। एक तरफा कांग्रेस को लोग वोट देते थे, उनकी सरकार बनती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि देश के अंदर कांग्रेस नाम की चीज के प्रति लोगों में इतनी घृणा और ऐसी स्थिति आ गई कि उनको देखना सुनना पसंद नहीं करते लोग। वो एक समय था जब कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या साधना से देश की आजादी में हिस्सेदारी की थी। उनको और उनकी संतान को जनता ने स्वीकार किया, लेकिन जब उनके अंदर कुछ इस प्रकार की बात आई कि देश और समाज तो दूर है, वो केवल और केवल परिवार और परिवार में भी अपने बेटे पोते के बीच तक ही जब झूल के रह गए तो लोगों ने नकार दिया। आज एक तरफ कांग्रेस पार्टी की वंश परंपरा की राजनीति है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको अवसर देकर बातों का जवाब ले लो, आगे बढ़ाने का चेहरे पर आएंगे, उसके बाद चेहरे पर आएंगे कि आखिर उतर कौन रहा है
चुनावी मैदान में। विद्रोही साहब पहले जवाब दे दीजिए, आप शास्त्री जी की बातों का जवाब देना चाह रहे होंगे। सृष्टि जी, शास्त्री जी ने एक बात कही कि लास्ट बात का पहले देता हूं कि भाई कांग्रेस के प्रति घृणा होगी और लोग कांग्रेस का चेहरा देखना नहीं चाहते। शास्त्री जी, अगर कांग्रेस का लोग चेहरा नहीं देखना चाहते तो बड़ौदा में हमको नहीं जिताते। और दूसरा, हरियाणा में तो उल्टा है। छोड़िए आप देश की बात, आप गांव में घुस नहीं पाते। 6 महीने पहले की बात है, आपको लठ मार मार कर लोग गांव से भगाते थे। आज गांव में, ग्रामीण समाज में अगर घृणा है तो वो भाजपा के प्रति है। आप जब जाएंगे ना आदमपुर के गांव में, तब आपको आटा दाल का भाव मालूम होगा। शास्त्री जी ने दूसरा तथ्य बहुत गलत रख दिया। शास्त्री जी ने कहा कि वह बिश्नोई की पार्टी को तोड़कर कांग्रेस सत्ता में आई थी। शास्त्री जी, आप जरा तथ्यों को ध्यान रखिए। कांग्रेस के 48 एमएलओ के साथ कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। हमने बिश्नोई का समर्थन नहीं लिया था। बिश्नोई के समर्थक विधायक हमारी सरकार बनने के 1.5-2 महीने बाद हमारी पार्टी में शामिल हुए थे। सरकार हमारी पहले 48 विधायकों के साथ बन चुकी थी। तो आपका ये तथ्य भी गलत है। और दूसरा, जो विधायक टूटकर आए थे वो सारे कांग्रेसी थे। कांग्रेसी ही बिश्नोई के साथ गए थे और कांग्रेसी ही वापिस आ गए। तो उसको, उस टूट को आप आज जो आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं उससे नहीं मिलाइए। वो तो मूल रूप से कांग्रेसी थे, किन्हीं कारणों से रूट कर गए। विद्रोही साहब, चेहरे पर बात करेंगे। अब चेहरा कौन होगा? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए, इनका चेहरा बड़ा साफ है। इनका चेहरा क्या तो कुलदीप बिश्नोई है या भाऊ बिश्नोई है। अब पहले मैं इनके चेहरे की बात कर देता हूं। कुलदीप बिश्नोई, भाऊ बिश्नोई, हम नहीं कहते थे। शास्त्री जी की पार्टी और मोदी सरकार की जांच एजेंसियां कहती थी कि भाई ये तो चोर है, इसने तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसने विदेशों में धन जमा कराया है, और उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज है, चार्जशीट दर्ज है, और उसके पासपोर्ट दोनों बाबू बेटों के जब्त कर लिए थे। किसकी पार्टी में? 8 जून को सुप्रीम कोर्ट में गए अपने पासपोर्ट वापस लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार ने कहा, 8 जून की बात कर रहा हूं, 8 जून 2022, मोदी सरकार ने कहा कि ये आर्थिक अपराधी हैं। अब मेरे को तो मालूम नहीं 3-4 महीनों में क्या घटना चक्कर घटा कि वो जिसको मोदी सरकार आर्थिक अपराधी बताती थी, सुप्रीम कोर्ट में भी जिनकी अपील खारिज हो गई थी, उनका पासपोर्ट भी वापस हो रहा है। उनका, चलिए विद्रोही साहब, क्योंकि अब टाइम कम है, इसलिए अपने चेहरे पर भी अगर आप बात रख ले तो। अपने पे आ रहा हूँ मैडम, मैं अपने पे आ रहा हूँ। हाँ, तो हम पूछेंगे इनसे कि भाई, अगर तुम, जनता भी पूछेगी क्या तुम्हारा यही अवसरवादी भ्रष्ट चेहरा है जिसे तुम कहा करते थे। अब हमारे चेहरे पर आ जाइए। देखिए, हमारे 4 विधायकों ने टिकट मांगी, 3 चेयरमैनों ने मांगी, 3 हमारे चुनाव लड़ चुके हैं आदमपुर से, उन्होंने मांगी, और 7 प्रमुख लोगों ने मांगी। 17 लोगों ने मांगा है, उसमें से हम 3 लोग सॉर्ट आउट कर चुके हैं। उन 3 लोगों में एक चेहरा होगा, स्थानीय चेहरा होगा, और हम नाम लेना चाहेंगे। आप 3 लोगों का नाम लेना चाहेंगे विद्रोही साहब? नहीं मैडम, ये तो जब तक घोषणा नहीं जाती मेरे स्थिति में, बताने की स्थिति में नहीं। ठीक है विद्रोही साहब, मैं शास्त्री साहब से भी पूछ लूं। हम कांग्रेस को चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है शास्त्री साहब, देखिए सवाल पूछ लिया विद्रोही जी ने अभी आपसे, क्या वही चेहरा होगा जिस पर तमाम तरीके की ये आरोप हैं भ्रष्टाचार के? शास्त्री साहब, कम शब्दों में सर अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, देखो सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी पार्टी आधारित, संगठन आधारित पार्टी है, और वो व्यक्ति आधारित नहीं, वो पार्टी आधार के ऊपर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगी। हमारे पास लंबी लिस्ट उन सब नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैंडिडेट को देखकर जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, क्योंकि चुनाव में शास्त्री साहब बिश्नोई परिवार से होगा, चुनाव में हमारी कसौटी जीत की है। मैं कह रहा हूं कि जो चुनाव जीतने में सक्षम होगा, टिकट उसको मिलेगी और वो चुनाव जीतेगा 100%। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव, देखो, बड़ौदा हुड्डा की साहब की एक प्रभाव क्षेत्र की सीट थी, पहले भी उनके पास थी, आज भी उनके पास है, कुछ परिवर्तन नहीं होना। और इलाहाबाद में भी
अभय सिंह चौटाला पहले विधायक थे, आज भी अभय सिंह चौटाला जी वहां तो मतलब चेहरा आप नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन इशारा बिश्नोई परिवार की तरफ ही कर रहे हैं ना शास्त्री साहब? देखिए मेरा कहने का मतलब है कि बिश्नोई हमारी उस लिस्ट से बाहर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लिस्ट से बाहर नहीं है। बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। नैन साहब से आखिर में मैं सवाल भी नहीं ले पाई। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो देखिए अब चुनाव की जो घड़ियां है उपचुनाव की, वो नजदीक आ गई है। देखने वाली बात होगी कि आदमपुर किसके पास जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।